गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैरी लॉन्चर द डेली न्यूज एनालिसिस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स द हिंदू न्यूज़पेपर से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। और फर्स्ट टॉपिक आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया और यहाँ पर जो फंड है इस प्रोजेक्ट के लिए उसको सैंक्शन कर दिया गया। इस फंड की टोटल अमाउंट 39,317 करोड़ रुपए थी। इस पैसे की मदद से जो केन रिवर है और जो बेतवा रिवर है उन दोनों को इंटरलिंक करके जो बुंदेलखंड वाला रीजन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक्सपेंडेड है, वहां पर इस रिवर को इंटरलिंक करने की वजह से पानी को पहुंचाया जाएगा और वहां पर बेटर इरिगेशनल फैसिलिटी इंश्योर हो पाएंगी, जिससे बुंदेलखंड का जो ड्रॉट अफेक्टेड रीजन है उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी यहाँ पर। उसी प्रोसेस में यहाँ पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहाँ पर ये बुंदेलखंड वाले रीजन में जो ड्रॉट प्रोन रीजन है वहां प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएगा और जो बेटर इरिगेशनल फैसिलिटी इस इंटरलिंकिंग के होने के बाद वहां पे पहुंचेंगी, उससे जो आपका एग्रीकल्चर का आउटपुट है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट ऑफ सोलर पावर भी यहाँ पर प्रोजेक्ट के थ्रू जनरेट किया जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे पहुंचाई जाएगी। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन हुआ था अभी हाल ही में, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिन दोनों के बीच में ये वाटर शेयरिंग की जानी है, और भारत के राष्ट्रपति के बीच में। और ये जो मेमोरेंडम साइन हुआ उसी के बाद अब डिटेल्ड जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर किया जाएगा और इस पर जल्दी ही काम चालू कर दिया जाएगा। फंडिंग भी ऑलरेडी यहाँ पे सेंटर के द्वारा सैंक्शन की जा चुकी है। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या है ये केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट और कहाँ पर ये आपका डेवलप होगा ये प्रोजेक्ट आपका। तो देखो, स्क्रीन पे आप सभी लोग देख सकते हैं ये मैप आपका, ये मध्य प्रदेश का मैप है और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिवर है। एक रिवर है आपका केन और दूसरा रिवर है बेतवा। केन रिवर जिसका ओरिजिन होता है आपका अहिरगवन क्षेत्र के पास से, ये है अपने जबलपुर के पास, और वहीं बेतवा रिवर का ओरिजिन होता है आपका विंध्याचल रेंजेस से, जो कि विंध्याचल रेंजेस के नॉर्थ में अगर आप देखें तो होशंगाबाद प्रेजेंट है, वहीं से इस नदी का ओरिजिन होता है। यहां से ये दोनों नदी मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हैं आगे। केन रिवर भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश की तरफ यमुना में जाकर के मिल जाती है और ये यमुना नदी की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। केन नदी यमुना नदी से मिलती है उत्तर प्रदेश में बांदा डिस्ट्रिक्ट के पास, और बेतवा नदी यमुना से मिलती है यहाँ पर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के पास। तो यहाँ पर ये दोनों बेतवा और केन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी यमुना रिवर की। अब यही केन रिवर और यही बेतवा रिवर, इन दोनों को यहाँ पर इस तरीके से इंटरलिंक करने की बात करी जा रही है ताकि जो इसका वाटर है जो यमुना में चला जाता है और यमुना इसको लेकर के गंगा में चली जाती है और गंगा फिर उसको लेकर के सुंदरबन डेल्टा की ओर बढ़ जाती है बांग्लादेश में, और फाइनली ड्रेन जो हो जाती है बे ऑफ बंगाल में जाकर के, तो जो वाटर है गंगा के थ्रू वो थोड़ा यहाँ पर वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसी प्रोसेस में केन और बेतवा नदी के वाटर को, केन और बेतवा रिवर को इंटरलिंक करके यहाँ पर इसके वाटर को, ये जो बीच वाला रीजन है बुंदेलखंड वाला रीजन, इस रीजन में यहाँ पर इन नदियों को इंटरलिंक करके जब वाटर्स पहुंचाया जाएगा इन सब क्षेत्रों में, तो ये जो ड्रॉट प्रोन क्षेत्र है वहां की समस्या सॉल्व की जा सकेगी यहाँ पर। अब ये जो प्रोजेक्ट है आपका, इस प्रोजेक्ट में एक इंपॉर्टेंट डैम का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और ये जो डैम है ये आप देख सकते हैं, इस डैम का नाम होगा दौधान डैम, और ये दौधान डैम आपका कंस्ट्रक्ट किया जाएगा यहीं पर जहां से ये इंटरलिंकिंग चालू होगी केन रिवर के फ्रंट के पास से। जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है कि ये लगभग लगभग हेल्प करेगा 10.62 लाख हेक्टेयर्स जमीन को इरिगेट करने में। साथ ही साथ ये 62 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर पाएगा इस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद। और साथ ही साथ 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन और 27 मेगावाट ऑफ सोलर पावर जनरेशन भी इस प्रोजेक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट है। इससे
बुंदेलखंड रीजन जो फैला हुआ है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, उसको इन सभी टर्म्स में बेनिफिट मिलेगा, चाहे इरिगेशन की बात करें, चाहे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की बात करें, चाहे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। और यहाँ से इस क्षेत्र से जो तेजी से माइग्रेशन होता है, उस माइग्रेशन को रोकने में भी ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इट विल हेल्प इन डिजास्टर मिटिगेशन, इट विल गिव some kind of boost to transportation also, it will ensure proper utilization of water, और सबसे बड़ी बात, इट विल एनहेंस वाटर एंड फूड सिक्योरिटी। इस कारण से ये प्रोजेक्ट हाईली इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ कंसर्न्स भी रहते हैं। कंसर्न्स क्या है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका पन्ना का क्षेत्र, और यहीं पे है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व, यही है अपना पन्ना टाइगर रिजर्व। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट डेवलप होगा, इससे जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो पार्टली सबमर्ज हो जाएगा, पार्टली वो डूब जाएगा, जिसकी वजह से इस टाइगर रिजर्व के आसपास जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, जैसे कि अपनी एक वल्चर हो गई, एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज, दूसरा आपका जैकॉल हो गया, ये स्पीशीज को खतरा हो सकता है इस इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के कारण। और इस वजह से इस प्रोजेक्ट को काफी समय से यहाँ पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन फाइनली इसे अब क्लियरेंस मिल चुकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस फंड को अप्रूव कर दिया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने जो फंड है इसके लिए वो भी अनाउंस कर दिए, 39,317 करोड़ टोटल इस प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा, जिसमें से 36,290 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज अ ग्रांट दिया जा रहा है, और 3,027 करोड़ रुपीस ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ लोन देगी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो ये था आपका केन बेतवा इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल पे। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया। सो नेक्स्ट आर्टिकल बेस्ड है अभी रिसेंटली में जो नागालैंड में गलती से बाय मिस्टेकनली जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके द्वारा 14 सिविलियंस की यहाँ पर जो शूटिंग हुई, उस शूटिंग में जो उनकी जान चली गई, उसके बाद नागालैंड में जो प्रोटेस्ट ट्रिगर हुए, उसी प्रोटेस्ट को लेकर के, और यहाँ पर साथ ही साथ जो नागालैंड में जिस तरीके से आर्मी को यहाँ पे पावर दी गई है एक स्पेशल एक्ट के थ्रू, जिस एक्ट का नाम है आपका आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, उसी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को रिपील करने की बात यहाँ पे अब नागालैंड में उठाई जा रही है। और साथ ही साथ जो ये किलिंग्स हुई हैं अभी रिसेंटली में, उसको लेकर के फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पर डिमांड जो है वो भी यहाँ पर रखी जा रही है। और साथ ही साथ जो आर्म्ड फोर्सेस के यहाँ पर एक्शंस है नागालैंड के अंदर, उसको लेकर के यहाँ पे कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। अगला आर्टिकल इसी के ऊपर बात करता है। तो यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट फैक्शन रहा है नागालैंड के स्ट्रगल की हिस्ट्री में, जो नागालैंड का जो एक इम्पोर्टेंट फैक्शन फैक्शन है जिसका नाम है इसाक मुवैया फैक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं NSCN IM। इनके द्वारा अभी ये कहा जा रहा है कि अब वो टाइम आ चुका है यहाँ पर कि जो नागालैंड है, वो नागालैंड में जो अप्सपा है, उस अप्सपा को यहाँ पर रिपील कर दिया जाए। जो NSCN IM है, आपको पता होना चाहिए कि एक की प्लेयर है पीस प्रोसेस में, और जो गवर्नमेंट के साथ जितने भी पीस प्रोसेस यहाँ पे नेगोशिएट किए जाते हैं, उसमें NSCN-IM का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहता है। तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नोटोरियस अफ्स्पा कानून है वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को लाइसेंस देता है, किसी को भी शूट कर सकते हैं, वो किसी को भी किल कर सकते हैं ऑन जस्ट मेयर सस्पिशन। तो नागास का इस वजह से बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है ऑलरेडी, और इनके द्वारा कहना है कि ब्लड और पॉलिटिकल टॉक्स साथ साथ नहीं जा सकते, कोई भी पॉलिटिकल टॉक्स मीनिंगफुल नहीं रहेगा अफ्स्पा के शैडो के अंदर। यहाँ पर इनका कहना है कि लेट ह्यूमन डिग्निटी टेक कंट्रोल and made an integral part of Naga political peace process. Unfortunately, the killing has been become a threat to the Nagas longing for Naga political solution. So it said that the center must immediately withdraw the AFSPA if wanted to do justice to the Naga people. तो साफ यहाँ पर अब डिमांड रखी जा रही है कि जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, इसको पूरी तरीके से यहाँ पर रिपील कर दिया जाए। अब इसी प्रोसेस में हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लॉ को समझना कि क्या है आपका अप्सपा कानून, जिसे हम और आप लोग जानते हैं आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के नाम से। ठीक है, तो देखो,
आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को एक तरीके की पावर देता है। कैसी पावर देता है? इनको ये पावर देता है कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है वो मेंटेन कर सकें आपके पब्लिक ऑर्डर को, और ये पब्लिक ऑर्डर को वहां पर मेंटेन कर सकें जिन एरिया को क्लासिफाई किया जाता है एज अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो अभी रिसेंटली में ही कुछ दिन पहले नागालैंड में जो ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया का टैग नागालैंड को दिया जाता है उसको अभी कुछ ही दिन पहले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। जो सेक्शन 3 है अप्सपा का, वो सेक्शन 3 अप्सपा का यहाँ पे डिफाइन करता है कि किस एरिया को हम लोग यहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया कह सकते हैं या किस एरिया को हम लोग डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस सेक्शन 3 की डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया माना जा सकता है अगर उस एरिया में किसी भी प्रकार का कोई हमें डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है बिटवीन मेंबर्स। और ये कौन से मेंबर्स? तो ये मेंबर्स किसी भी रिलीजन ब्लॉक, रिलीजियस ग्रुप से भी बिलोंग कर सकते हैं, किसी भी रेशियल ग्रुप को बिलोंग कर सकते हैं, लैंग्वेज वाइज भी मेंबर्स, डिफरेंट कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में यहाँ पर डिस्प्यूट हो सकता है, कास्टेस के बेसिस पे भी यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो किसी रीजन में बटे हो सकते हैं। तो वहां पर जहां पर सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर इन मेंबर्स के बीच में, जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन ग्रुप को बिलोंग करते हैं, किसी रेशियल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लैंग्वेज, कास्ट या इस बेसिस पे बटे हुए हैं वो, तो वहां पर अगर उनके बीच में वायलेंस हो रहा है तो उस एरिया को यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया यहाँ पे क्लासिफाई किया जा सकता है। अब ये डिस्टर्ब्ड एरिया क्लासिफाई करने की परमिशन किसके पास होती है? तो ये जो परमिशन होती है, या तो ये अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एरिया को कंट्री के अंदर डिस्टर्ब्ड एरिया क्लासिफाई कर सकती है, या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, उनके पास भी अथॉरिटी होती है। और गवर्नर ऑफ स्टेट के साथ साथ अगर कोई क्षेत्र यूनियन टेरिटरी का क्षेत्र है तो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर, जिनकी मदद से प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरी को संभाल रहे हैं, ये तीनों ही यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया अगर उनको लगता है कि यहाँ पे सीरियस डिस्प्यूट है इन सब बेसिस पे डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में, डिफरेंट मेंबर्स के बीच में। अब जब कोई भी एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया हो जाता है सेक्शन 3 अप्सपा के अकॉर्डिंग, तो वहां पर उस एरिया में आर्म फोर्स, स्पेशल आर्म फोर्सेस को क्या पावर मिल जाते हैं यहाँ पर? तो देखो, यहाँ पर जो पावर मिल जाते हैं आर्म फोर्सेस को कि वो प्रोहिबिट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की गैदरिंग को, जो गैदरिंग में आपके 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर उन एरियाज में जो एरिया डिस्टर्ब्ड एरियाज है। अगर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पर, तो वो फोर्सेस सबसे पहले यहाँ पर ओपन फायर कर सकते हैं और पहले वो वार्निंग दे सकते हैं। और अगर वो ये फील करते हैं कि पर्सन फिर भी इस वार्निंग को इग्नोर कर रहा है और अपनी प्रेजेंस वहां पे कंटिन्यूसली मेंटेन रख रहा है, और वो हो सकता है कि वो यहाँ पर किसी प्रकार के डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर उस पर्सन को अरेस्ट भी किया जा सकता है। अरेस्ट करने के साथ साथ यहाँ पर उसे शूट भी किया जा सकता है अगर वो प्रॉपर गाइडलाइन यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है तो। लेकिन इसके लिए पहले वार्निंग देना जरूरी है। अगर रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है तो कहीं पे भी डिस्टर्ब्ड एरिया में किसी भी पर्सन को आर्म फोर्सेस यहाँ पर विदाउट वारंट भी उसकी तलाशी ले सकते हैं, उसके पैरामिसिस को सर्च कर सकते हैं, उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, और अगर वो किसी भी तरीके का फायर आर्म्स वहां पे पोजेस कर रहा है तो उसको बैन किया जा सकता है। ठीक है। कोई भी पर्सन अरेस्ट किया जाएगा, उसे जब कस्टडी में लिया जाएगा तो मे बी वो बाद में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को हैंडओवर कर दिया जाएगा along with a report detailing the circumstances that led to the arrest। ये प्रोविजंस हैं आपके अफ्स्पा के अंदर। लेकिन अफ्स्पा को लेकर के टाइम टाइम से यहाँ पर काफी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो आर्म फोर्सेस है वो कभी कभी यहाँ पर पावर का बहुत ज्यादा मिसयूज करती है। ऐसी एलिगेशन लगाए जाते हैं उन एरियाज के द्वारा जिन एरियाज में अफ्स्पा का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। लेकिन आर्मी का कहना है कि ये जो अफ्स्पा है हमारे लिए बहुत जरूरी है सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए, और अगर इसमें थोड़ा सा भी डाइल्यूशन किया गया तो जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो सकती है यहाँ पर। इस वजह से आर्म फोर्सेस नहीं चाहती कि ये पावर उनसे छीनी जाए। लेकिन यहाँ पर जो एलिगेशंस लगते हैं लोकल लोगों के द्वारा कि इस एक्ट का बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अप्सपा गिव द आर्म फोर्सेस
द लाइसेंस टू किल, राइट। और इस वजह से यहां पर अभी जो नागालैंड में इंसिडेंट हुआ, तो अप्सपा जो पावर दे रही है यहाँ पर आर्मी फोर्सेस को, उसी की वजह से यहाँ पर रिसेंटली में कुछ मजदूर मारे गए जो लौट रहे थे, जिनके ऊपर ये डाउट था कि ये NSCN के टेररिस्ट हैं। वहां पर जब ये शूट आउट हुआ तो उसमें वो मारे गए, और वो मारे इसलिए गए क्योंकि अप्सपा यहाँ पर अगर वो वार्निंग देने के बाद नहीं रुके थे तो लाइसेंस देता है यहाँ पे शूट करने का। तो ये था आपका अप्सपा के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अगर आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी रिकमेंडेशन की रिपोर्ट्स देखें, अगर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको देखें हम लोग, जैसे कि एक कमिटी आई थी अपनी जीवन रेड्डी कमिटी। तो बीपी जीवन रेड्डी कमिटी जो थी, इनके द्वारा भी एनालाइज किया गया था इस पूरे एक्ट को, अप्सपा एक्ट को, और इन्होंने भी जो अपने सजेशन में कहा था कि ये एक्ट जो है वो रिपील्ड होना चाहिए और अप्रोप्रिएट प्रोविजंस इंसर्ट कर दिए जाए यूपीए एक्ट में। इसकी बजाय जो यूपीए एक्ट है यहाँ पर वो मॉडिफाइड भी होना चाहिए और क्लियरली वो पावर स्पेसिफाई करे कि आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक्चुअल में क्या पावर्स हैं, उसको क्लियरली डिफाइन किया जाए यहाँ पर, और अप्सपा को यहाँ पर रिपील किया जाए, और ग्रीवेंसेस सेल सेटअप किए जाए हर डिस्ट्रिक्ट में जहां पे आर्म फोर्सेस यहाँ पे डिप्लॉयड है। फिर बीपी जीवन रेड्डी कमेटी के बाद जो 5th ARC की रिपोर्ट भी देखोगे आप, जो 5th ARC की सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, 5th रिपोर्ट ऑफ सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसके द्वारा भी यही कहा गया कि जो अप्सपा है वो अप्सपा यहाँ पर रिपील हो जानी चाहिए, और यहाँ पर वो लोकल लोगों के लिए यहाँ पर सही नहीं मानी जा रही है। बट यहाँ पे आर्मी का भी एक पॉइंट है कि सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। तो इसी को लेकर के जब यहाँ पर अब एक पूरी तरीके से डिमांड एक्सेलरेट हो चुकी है नागालैंड के अंदर कि पॉलिटिकल प्रोसेस, और पॉलिटिकल प्रोसेस में जो पीस की बातें हैं वो तब तक यहाँ पे संभव नहीं हो सकता जब तक यहाँ पे लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस में ना लिया जाए, और अप्सपा यहाँ पर वो एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन बन के आ रहा है, ऐसा कहना है आपका NSCN IM का, और उसी के ऊपर ये आर्टिकल आपका बेस्ड था। चलिए चलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट बिल्स को। एक है आपका सबसे पहला सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021, एंड सेकंड इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बिल 2021। यहाँ पर जो रिसेंटली में लोकसभा में जो बिल्स यहाँ पर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है और जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के जो चीफ्स हैं उनका जो टेन्योर होता है, उस टेन्योर को बढ़ाने को लेकर के यहाँ पर इससे पहले ऑर्डिनेंस के रूप में उनके टेन्योर को बढ़ाया गया था। अब उसी ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए लोकसभा से यहाँ पर इन दो बिल्स को पास कर दिया गया है, और इन दो बिल को पास किए जाने के बाद जो चीफ्स हैं ईडी के और सीबीआई के, इनके चीफ का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाएगा करंट 2 ईयर से 5 ईयर्स तक। इस बिल के पास होने के बाद ही यहाँ पर अपोजिशन ने इसको लेकर के सीरियस प्रोटेस्ट किया। यहाँ पर उन्होंने इस चीज को भी लेकर प्रोटेस्ट किया कि जिस तरीके से यहाँ पे वॉइस वोट के माध्यम से लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ईडी और सीबीआई जो है वो एक प्रकार से फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन आज के समय पे बन चुके हैं अपोजिशन को हैरेस करने के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट ने इफेक्टिव फंक्शनिंग का हवाला देते हुए यहाँ पर ये कहा है कि यहाँ पर जो चीफ्स हैं उनका टेन्योर बढ़ाना जरूरी था। तो यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हम लोग अपने एकेडमिक पर्सपेक्टिव से समझ लेंगे कि व्हाट इज सीबीआई, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो देखो सीबीआई जो है इसको सेटअप किया गया था 1963 में बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पहले ही आती थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, लेकिन आज के टाइम में बात करें अगर हम लोग तो सीबीआई कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। आज के समय पर सीबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आती है, और मिनिस्ट्री जो है इसकी वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। जो सीबीआई की स्टेब्लिशमेंट हुई थी जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, उस कमेटी का नाम था संथनाम कमेटी, और इस कमेटी को स्टेब्लिश किया गया था कि किस तरीके से करप्शन को रोका जा सकता है कंट्री के अंदर, उसको लेकर के कुछ सजेशन दिए जाएं। तो उसी के बाद यहाँ पर सीबीआई की स्टैब्लिशमेंट इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुई थी। अब
आपको पता होना चाहिए सीबीआई ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही इसे पार्लियामेंट के किसी पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से, पर्टिकुलर मतलब प्रोसेस के माध्यम से इसे पास करके अलग से इसे पार्लियामेंट ने पावर दी है। सीबीआई जो अपनी सारी की सारी पावर डिराइव करती है, वो सारी पावर यहाँ पे डिराइव करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के माध्यम से, जिसे पास किया गया था 1946 में। तो अभी सीबीआई के चीफ का टेन्योर बढ़ाने के लिए भी जिस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है यहाँ पर आपका, वो यही एक्ट है डीएसपीई एक्ट, जिसे कहा जा रहा है डीएसपीई बिल 2021, जिसके बाद यहाँ पे टेन्योर बढ़ा दी जाएगी। अब सीबीआई आपको पता होना चाहिए कि ये मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, जो आपकी लोकपाल है, उनको ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। ये एक प्रकार की नोडल पुलिस एजेंसी भी है इंडिया के अंदर, जो कि इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करने में भी एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। और सीबीआई को हेड किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा। सो रिसेंटली में सीबीआई इस देश के अंदर 69 सेंट्रल लॉस को लेकर के, 18 स्टेट एक्ट्स को लेकर के और 231 ऑफेंसेस जो आईपीसी में डिफाइंड है, वो सब सीबीआई के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। और इसलिए सीबीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है कंट्री के अंदर, और इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये कंप्लीटली लाई करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से यहाँ पे काम करती है। दूसरी बॉडी की अगर हम लोग बात करें, जो कि है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनके भी चीफ का टेन्योर 2 से 5 साल करने को लेकर के यहाँ पे अमेंडमेंट किया जा रहा है। ये क्या है, देखो, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है ये भी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बट ये स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मैटर्स में डील करती है। ये एक प्रकार की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत सरकार के जिस मंत्रालय के अंदर काम करती है, वो मंत्रालय है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उसी के अंतर्गत यहाँ पर जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है वो यहाँ पे काम करती है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1956 में, और 1956 के बाद यहाँ पर इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट लॉज हैं। एक लॉ का नाम है आपका फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और दूसरे एक्ट का नाम है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इन दोनों लॉ को सीरियसली पूरे कंट्री भर में इंप्लीमेंट करने का काम यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के द्वारा किया जाता है। तो रिसेंटली में इनके भी चीफ का टेन्योर जो है वो पहले 2 साल था, और अब इसे बढ़ा करके यहाँ पे 5 साल किया जा रहा है। तो इसी कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल हमारा बात करता है, और ये था आपका नेक्स्ट आर्टिकल और इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आई, और अगर आपको ये अच्छा लगा सेशन तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग कल भी इसी तरह के एनालिसिस के साथ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।